माय डियर पिंकी, तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं। मुझे जॉब मिल गई है। मेरे रहने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। मैं बहुत जल्द दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं। पिंकी, अपनी और तुम्हारी भलाई के लिए मैं सिर्फ तुम्हारी नजरों से दूर हुआ हूं, दिल से नहीं। मेरा नया पता है NSI, रूम नंबर 15, पेरी रोड। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा विक्रांत। तो देख नहीं रहे हो कि मैं बिजी हूं? और तुम मेरे सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया करो। सर मैंने अभी कुछ कहा तुम नहीं। कुछ कहो या ना कहो, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं। और मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या कहने वाले हो। जाओ यहां से। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से, आउट। पड़ गई डांट। लगता है आज हमारे साहब का मूड अच्छा नहीं। हाँ यार, बिना वजह में इनकी हिचकियां सुन चुका हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा। मूड भंजन जो आ गई। मूड भंजन? हाँ, इंस्पेक्टर रूपा। तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? आ गई आप? विक्रम, मालूम है आज क्या? मैं कहां थी तुम? और तुम मुझे बताकर नहीं जा सकती थी? मगर विक्रम। ये विक्रम विक्रम क्या लगा रखी है? जानती हो कि पिछले दिनों से मैं कितना परेशान हूं? और तुम्हारे डैडी और भैया फोन पे फोन किए जा रहे हैं। क्या? हाँ, और मैं उनसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूं कि तुम ड्यूटी पर गई हो। और तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। विक्रम, मैं कैसे कांटेक्ट करती? मैं उलझी हुई थी। उलझी हुई थी? हाँ, अगर मैं वहां नहीं जाती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। विक्रम, बहुत बड़ी गड़बड़। और मैं अभी वहीं से आ रही हूँ सारा मामला निपटा के। अगर कोई गड़बड़ हुई ही तो तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? और अगर तुम मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाई तो कम से कम अपने डैडी को इन्फॉर्म तो कर दी। अच्छा विक्रम, अब सारा गुस्सा थूक दो। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। इसे तुम गलती कहती हो? जानती हो तुम्हारे इस तरह गायब हो जाने से मैं कितना परेशान था? सच विक्रम, तुम मेरे लिए परेशान भी होते हो? और नहीं तो क्या, मैं परेशान नहीं था। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, तुम तो कभी झूठ नहीं बोलते। वैसे मैं ही परेशान थी तुम्हारे लिए। तुम्हें मिस कर रही थी, बहुत मिस कर रही थी। विक्रम, ये ऐसा क्यों होता है? रूपा, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हाँ हाँ, आगे बोलो। रूपा, सच बात तो ये है कि अब तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। विक्रम, वैसे मेरा दिल भी तुम्हारे बिना नहीं लगता, मगर क्या करें, अपनी ड्यूटी ही ऐसी है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अब इस बात का मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? ठीक है, जवाब मत दो, हम घर चलते हैं। हाँ, तुम घर जाओ। तुम्हारे ना होने के कारण तुम्हारे डैडी और तुम्हारे भैया की जान निकली जा रही है। वैसे विक्रम, मेरे ना होने के कारण तुम्हारी भी तो जान निकली जा रही थी, है ना? मगर तुमने आके बचा ली। ठीक है, अब तुम भी मेरे साथ चलो। मगर क्यों? इसी बहाने भैया और डैडी से मुलाकात हो जाएगी और हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। ये आखिरी वाली बात फिर से कहना। हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। तो चलो भाई, देर किस बात की?
कम ऑन। देखा अशोक, हमें डांट कर सिसकार कर हमारा तो मूड खराब कर दिया और खुद हंसते हुए चले गए। यार प्रेम, हाँ, तूने वो शेर सुना है? कौन सा? उन्हें आता है प्यार पे गुस्सा, हाय जालिम हमें तो गुस्से पे प्यार आता है। मेरा तो मूड खराब था यार, तूने ठीक कर दिया। चल तेरे को चाय पिलाता हूँ, चल। रूपा आपके वहां भी नहीं है? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, रूपा जैसी आएगी या उसकी कोई खबर मिलेगी, आप मुझे यहाँ फोन कर दीजिए। थैंक यू। समझ नहीं आता है कि इस लड़के का बचपना कब जाएगा। हर बात को मजाक समझती है ये। करे भी तो क्या, विक्रम को फोन करता हूं तो कहता है कि ड्यूटी पर है, लेकिन ये भी नहीं बताता कि कहां पर गई है। राजेश, मेरे ख्याल में हमें पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। चलो चलते। चलो। हेलो राजेश। विक्रम, तुम? हम लोग अभी तुम्हारे पास ही आने वाले थे। अब आने की कोई जरूरत नहीं है, के लिए हम सब परेशान थे, वो आ गई। कहाँ है वो? कहां थी तुम रूपा बेटी? डैडी पहले मुझे अंदर तो आने दीजिए। आओ अंदर आ जाओ। विक्रम तुम भी आओ। बड़े अब तुम बताओ कि तुम 2 दिन कहां थी और कौन सी मुहिम पर गई थी? हाँ, बताती हूँ डैडी। वैसे तो इस मुहिम की शुरुआत पुलिस स्टेशन के लॉकअप से हुई, जहाँ नम्रता बंद है। उसे मिलने एक कॉलेज की लड़की आई थी जिसका नाम मधु है, और ये लड़की ने नम्रता से कहा कि वो उसके दुश्मनों से बदला लेगी। मेरा मतलब है नम्रता के दुश्मनों से ये लड़की बदला लेगी। लेकिन वो कॉलेज की लड़की नम्रता के दुश्मनों से बदला क्यों लेना चाहती है? और उसका नम्रता से क्या ताल्लुक है? डैडी, यही तो कहानी का दिलचस्प मोड़ है। ये लड़की यानी मधु नम्रता की नाजायज बेटी है। क्या? हाँ डैडी, मैंने मधु का पीछा किया और मैंने देखा कि एक जगह पर मधु कुछ लड़कों से मिली और उसने उन लड़कों को रुपया दिया। फिर ये लड़के कॉलेज हॉस्टल गए जहाँ मधु रहती है, और इसी हॉस्टल में विकास भैया की बेटी पिंकी भी रहती है। तो हैरत की बात यह है कि इसी दिन पिंकी को टेनिस मैच खेलने रामपुर कॉलेज जाना था। इन लड़कों ने अपनी गलत पहचान दी पिंकी को और कार में बिठाकर अपने साथ ले गए। मैंने इस कार का पीछा किया और देखा कि एक जगह पर ये लोग पिंकी को मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं उसी वक्त वहां पहुंच गई। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और इन्हें गिरफ्तार करना चाहा, मगर उनमें से एक लड़के ने मुझ पर हमला कर दिया और अब मैं और पिंकी दोनों उनके चंगुल में फंस गए। अब ये लोग मुझे और पिंकी दोनों को खत्म करना चाहते थे कि तभी विक्रांत वहां आ गया। ये हाँ, विक्रांत कौन है? विक्रांत ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा है। वैसे विक्रांत और पिंकी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। खैर, ये प्यार की दास्तान मैं आप लोगों को बाद में सुनाऊंगी। हाँ, तो विक्रांत वहां आ गया और इन लोगों पर टूट पड़ा। एक जबरदस्त फाइट हुई और ये लड़के वहां से भाग गए। रूपा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम उन लड़कों को गिरफ्तार नहीं कर पाए। मगर विक्रम, मैंने उन्हें पहचान लिया है, वो जरूर गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन तुमने मधु को अरेस्ट क्यों नहीं किया? हमारे पास कोई सबूत नहीं था और अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसके लिए मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। यानी जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता ना, मैं किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं करूंगी। बेटे, ये तुमने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है। लेकिन रूपा,
अगर तुमने कहीं से विक्रम को फोन कर दिया होता तो ये मामला बड़ी आसानी से सुलझ जाता और वो लड़के भी पकड़े जाते। भैया फिर आपने वही बात की ना, अगर मैं विक्रम को फोन कर देती तो मैं कैसे करती फोन? मैं जंगल में उन लोगों का पीछा कर रही थी। अच्छा, तुम जंगल में थी तो वहां के जंगली जानवर अब तक वही हैं कि जंगल छोड़ के भाग गए? भैया बहरहाल कहानी बड़ी दिलचस्प थी लेकिन खतरनाक भी। बट आई हैव वार्न यू बेटे कि आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं आपसे, विक्रम से, भैया से, सबसे माफी मांगती हूँ, ठीक है? ओके बेटे, गुड। डैडी अब मैं वापस आ गई हूँ और आप सबकी परेशानी खत्म हो गई है। और मैं विक्रम को इसलिए यहाँ ले आई थी कि हम सब साथ मिलकर बातचीत करेंगे और खाना भी खाएंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। जी हाँ, क्योंकि तुम्हारी टेंशन में हम लोग खाना खाना भी भूल गए। चलो, मेरे आने से तुम अपनी ये भूल तो सुधार लोगे। रूपा, अब तू मेरे से पिट जाएगी। ये कोई मजाक करने की बात है? जाने भी दो राजेश। बेटे चलो खाने की तैयारी करो। जी उठो बेटे। अरे ये क्या हो रहा है तुम्हारे पैर में? क्या बात है? कुछ नहीं, मोच आ गई है। मोच आ गई है। विक्रम, मैं तुम्हारे डैडी से फौरन मिलना चाहता हूँ। क्यों 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 डैडी? आप विक्रम के डैडी से क्यों मिलना चाहते हैं? मैं इसलिए मिलना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारा और विक्रम का मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं है। जी, आखिर इस जिंदगी कोई मजाक है? आई डोंट लाइक इट। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर डैडी। तुम चुप रहो। विक्रम, मैं तुम्हारे डैडी से मिलकर उसे सख्ती से यह बताना चाहता हूं कि वो यहां आए और मेरी लाडली और प्यारी बेटी को अपनी बहू बना के ले जाए। अच्छा, तो डैडी अब मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ। बेटे, कुंवारी बेटी हर माँ बाप के लिए बोझ होती है और ये हर माँ बाप का फर्ज है कि वो खुशी खुशी इस बोझ को उतारे। मगर डैडी, मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। हाँ, मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। तो क्या जिंदगी भर हमारी छाती पर बोझ बनकर बैठी रहेगी? क्या कहा भैया? छाती पर बोझ बनी रहूंगी? छाती पर क्यों, आपके सर पे बैठूंगी। देखती मुझे यहाँ से कौन निकालता है। डैडी, ये तो प्रॉब्लम होगी। अगर बोझ हल्का फुल्का हो तो उसे उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डबल रोटी। भैया लीजिए माँ जी, आपकी अदरक वाली चाय तैयार है। अरे, प्रगति तैयार हो गई कि नहीं? हाँ, बस तैयार हो गई है। आशा, देख तो कौन है। अरे मीसा भाई और साथ में अहमद भाई भी। आप सबको सलाम। जीती रहोगे। आइए। अरे आदाब। आइए आइए, बैठिए ना। शुक्रिया। आइए अमित। क्या बात है, प्रगति बेटी नजर नहीं आ रही? घर में नहीं है क्या? है ना, मैं भी बुला कर आती हूँ। और ईसा भाई सुनाइए, क्या हालचाल है? हालचाल तो कुछ ठीक नहीं है बहन जी। क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, कुछ गड़बड़ तो है, बल्कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है। आदाब ईसा भाई, मूसा भाई। अरे अहमद भाई, आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, सब लोग मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? प्रगति बेटे, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ? बोलिए ना। बेटे, मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। ईसा भाई, आप बोलिए ना। अब मैं क्या बोलूं अहमद भाई, इस सारे मामले को पेचीदा बनाने वाले हैं आप खुद। आपने ये सब उलझाया है, अब आप ही सुलझाइए। लेकिन हुआ क्या? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? प्रगति बेटे, मैं सब सुनाता हूं। जफर मियां मेरे पास आए और बोले मैं सबा से शादी करना चाहता हूं। हमने इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह? वजह क्या? वही कि सबा के हालात ठीक नहीं है, उसके अब्बू जान ठीक आदमी नहीं है, उसकी फूफी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, और सबा बेटी पे भी अदालती कार्रवाई हुई है, वगैरह वगैरह। अहमद भाई ये सब कहते रहे और आप सुनते रहे? प्रगति बेटी,
तू ऐसा सोच सकती है कि ऐसी बातें करेंगे और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा? ईसा भाई सोलाने सच कहते हैं। इन्होंने सुनी नहीं बल्कि अहमद भाई को सुनाई। इन्होंने बताया कि किस तरह से उसकी फूफी के एहसान है हमारे ऊपर। हाँ अहमद भाई, और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। कहने को तो फरीदा एक बदनाम औरत है, बदनामी के काम भी किए हैं उसने, लेकिन उसकी जिंदगी का एक और रुख भी है, बलिदान का, कुर्बानी का। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि सनोबर को उसी ने एक नई जिंदगी दी है। उसकी नेकियों के आगे मैं अपना सर झुकाती हूँ। उसने जो भी गलत काम किए हालात की मजबूरी थी, और मुझे लगता है कि भगवान ने भी उसे माफ कर दिया। बेशक बेटे, अल्लाह तो गुनाहों को बख्शने वाला है। मैं तो अपने तकब्बुर में यही भूल गया कि न सिर्फ फरीदा ने सनोवर की इज्जत और आबरू बचाई है, बल्कि अब्बास को एक नई जिंदगी दी है। हाँ, और उसने मुझे भी एक नई जिंदगी दी। बेटे, अब मुझे सबा के घर वालों से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है। अब तो सबा के रिश्ते के लिए हम जफर मियां का रिश्ता ले जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात बिगड़ी हुई है। हम यहां पर इसीलिए आए हैं कि तुम उस बिगड़ी हुई बात को संभाल सको। अहमद भाई, जफर भाई और सबा की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि रशीद भाई ने सबा का रिश्ता कहीं और तय कर लिया है। नहीं बेटी, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, ये रिश्ता टूट चुका है। रिश्ता टूट चुका है? लेकिन क्यों? वही बात जो अहमद मियां ने दोहराई है, सबा का घर, उसके हालात और सबा पर अदालती कार्रवाई वगैरह वगैरह। अगर ऐसी बात है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर चलूंगी रशीद भाई के घर, और मुझे लगता है कि रशीद भाई को कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। अरे बेटे, अगर उनको एतराज होगा भी तो तुम हो ना साथ में। ये बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है आप लोगों ने। मैं तो सबा के लिए बहुत परेशान थी। बेटी, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, हालात इंसान से कुछ भी करवा लें, नेकी, बदी, गुनाह, सवाब, ऊपर वाला हमेशा उसकी नियत देखता है। और हकीकत यह है कि सबा और उसके घर वालों को किसी भी हालात से गुजरना पड़ा, उनकी नियत हमेशा पाक रही। और हकीकत ने अपने आप को ही मनवा लिया। अब हम सब एक साथ चलेंगे रशीद भाई के घर सबा का हाथ मांगने। इंशाल्लाह ये नेक काम भी आपके हाथों से होगा। आमीन। रशीद मियां, जिन लोगों के बहकावे में आके अनवर मियां ने ये रिश्ता तोड़ा है ना, उस बात का हमें कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं है। अरे ये रिश्ता तो उस रिश्ते से कई गुना अच्छा है। ये लड़का तो गवर्नमेंट ऑफिस में सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर। और इस लड़के का बाप, वो क्या कहते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है। और घर में एक भाई और दो बहनें हैं, और माशाल्लाह दोनों बहनों की तो शादी भी हो चुकी है। अब उस घर में एक बाप, एक माँ, एक बेटा और एक बहू। रशीद मियां, मेरे ख्याल से सबा बेटी के लिए इससे बेहतरीन रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। हाँ। मौलवी साहब, रिश्ता तो ठीक है, लेकिन पहले आप ये बताइए कि उन्हें हमारे बारे में सब कुछ मालूम है या नहीं? अरे रशीद मियां, हमने सब कुछ बता दिया उन्हें, पूरी हकीकत बयां कर दी है। बड़े भले और समझदार लोग हैं, उन्हें किसी बात का कोई एतराज नहीं है। हाँ। नहीं मौलवी साहब, आपकी बातों से मुझे तसल्ली नहीं हुई। ये बात तो उन लोगों ने आपको देखकर कह दी होगी। फिर कोई उनका रिश्तेदार या मिलने वाला उनसे कुछ कह देगा, और अनवर साहब की तरह वो लोग भी रिश्ता तोड़ देंगे। रिश्ते का बार बार टूटना ठीक नहीं है मौलवी साहब, बदनामी होती है इससे। वैसे भी हम लोग बदनाम हैं। ना ना रशीद मियां, वो लोग इस तरह के लोग नहीं हैं।
सब कुछ जानने के बाद ही मंजूर किया उन्होंने ये रिश्ता। हाँ। आदाब बहन। आदाब। आइए आइए बैठिए ना। शुक्रिया। आइए अहमद भाई। क्या बात है, प्रगति बेटी नजर नहीं आ रही, घर में नहीं है क्या? है ना, मैं अभी बुला कर आती हूँ। और ईसा भाई सुनाइए, क्या हालचाल है? हाल चाल तो कुछ ठीक नहीं है बहन जी। क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, कुछ गड़बड़ तो है, बल्कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है। आदाब ईसा भाई, मूसा भाई। अरे अहमद भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, सब लोग मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? प्रगति बेटे, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ, बोलिए ना। बेटे, मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। ईसा भाई आप बोलिए ना। अब मैं क्या बोलूं अहमद भाई, इस सारे मामले को पेचीदा बनाने वाले हैं आप खुद। आपने ये सब उलझाया है, अब आप ही सुलझाइए। लेकिन हुआ क्या, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? प्रगति बेटे, मैं सब सुनाता हूं। जफर मियां मेरे पास आए और बोले मैं सबा से शादी करना चाहता हूं। हमने इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह? वजह क्या, वही कि सबा के हालात ठीक नहीं है, उसके अब्बू जान ठीक आदमी नहीं है, उसकी फूफी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, और सबा बेटी पे भी अदालती कार्रवाई हुई है, वगैरह वगैरह। अहमद भाई ये सब कहते रहे और आप सुनते रहे? प्रगति बेटी, तू ऐसा सोच सकती है कि ऐसी बातें करेंगे और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा? ईसा भाई सोलाने सच कहते हैं। इन्होंने सुनी नहीं बल्कि अहमद भाई को सुनाई। इन्होंने बताया कि किस तरह से उसकी फूफी के एहसान है हमारे ऊपर। हाँ अहमद भाई, और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। कहने को तो फरीदा एक बदनाम औरत है, बदनामी के काम भी किए हैं उसने, लेकिन उसकी जिंदगी का एक और रुख भी है, बलिदान का, कुर्बानी का। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि सनोबर को उसी ने एक नई जिंदगी दी है। उसकी नेकियों के आगे मैं अपना सर झुकाती हूँ। उसने जो भी गलत काम किए, हालात की मजबूरी थी, और मुझे लगता है कि भगवान ने भी उसे माफ कर दिया। बेशक बेटे, अल्लाह तो गुनाहों को बख्शने वाला है। मैं तो अपने तकब्बुर में यही भूल गया कि न सिर्फ फरीदा ने सनोवर की इज्जत और आबरू बचाई है, बल्कि अब्बास को एक नई जिंदगी दी है। हाँ, और उसने मुझे भी एक नई जिंदगी दी है। बेटे, अब मुझे सबा के घर वालों से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है। अब तो सबा के रिश्ते के लिए हम जफर मियां का रिश्ता ले जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात बिगड़ी हुई है। हम यहां पर इसीलिए आए हैं कि तुम उस बिगड़ी हुई बात को संभाल सको। अहमद भाई, जफर भाई और सबा की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि रशीद भाई ने सबा का रिश्ता कहीं और तय कर लिया है। नहीं बेटी, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, ये रिश्ता टूट चुका है। रिश्ता टूट चुका है? लेकिन क्यों? वही बात जो अहमद मियां ने दोहराई है, सबा का घर, उसके हालात और सबा पर अदालती कार्रवाई वगैरह वगैरह। अगर ऐसी बात है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर चलूंगी रशीद भाई के घर, और मुझे लगता है कि रशीद भाई को कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। अरे बेटे, अगर उनको ऐतराज होगा भी तो तुम हो ना साथ में। ये बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है आप लोगों ने। मैं तो सबा के लिए बहुत परेशान थी। बेटी, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, हालात इंसान से कुछ भी करवा लें, नेकी, बदी, गुनाह, स्वभाव, ऊपर वाला हमेशा उसकी नियत देखता है। और हकीकत यह है कि सबा और उसके घर वालों को किसी भी हालात से गुजरना पड़ा, उनकी नियत हमेशा पाक रही। और हकीकत ने अपने आप को ही मनवा लिया। अब हम सब एक साथ चलेंगे रशीद भाई के घर सबा का हाथ मांगने। इंशाल्लाह ये नेक काम भी आपके हाथों से होगा। आमीन। रशीद मियां, जिन लोगों के बहकावे में आके अनवर मियां ने ये रिश्ता तोड़ा है ना,
उस बात का हमें कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं है। अरे ये रिश्ता तो उस रिश्ते से कई गुना अच्छा है। ये लड़का तो गवर्नमेंट ऑफिस में सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर। और उस लड़के का बाप वो क्या कहते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है। और घर में एक भाई और 2 बहनें हैं, और माशाअल्लाह दोनों बहनों की तो शादी भी हो चुकी है। अब उस घर में एक बाप, एक मां, एक बेटा और एक बहू। रशीद मियां, मेरे ख्याल से सबा बेटी के लिए इससे बेहतरीन रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। हाँ मौलवी साहब, रिश्ता तो ठीक है, लेकिन पहले आप ये बताइए कि उन्हें हमारे बारे में सब कुछ मालूम है या नहीं? अरे रशीद मियां, हमने सब कुछ बता दिया उन्हें, पूरी हकीकत बयां कर दी है। बड़े भले और समझदार लोग हैं, उन्हें किसी बात का कोई एतराज नहीं है। हाँ। नहीं मौलवी साहब, आपकी बातों से मुझे तसल्ली नहीं हुई। ये बात तो उन लोगों ने आपको देखकर कह दी होगी। फिर कोई उनका रिश्तेदार या मिलने वाला उनसे कुछ कह देगा और अनवर साहब की तरह वो लोग भी रिश्ता तोड़ देंगे। क्यों रिश्ते का बार बार टूटना ठीक नहीं है मौलवी साहब, बदनामी होती है इससे। वैसे भी हम लोग बदनाम हैं। ना ना रशीद मियां, वो लोग इस तरह के लोग नहीं हैं। सब कुछ जानने के बाद ही मंजूर किया है उन्होंने ये रिश्ता। हाँ। ठीक है मौलवी साहब, आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चलता हूं। मैं उनसे अपने बारे में, अपने खानदान के बारे में कुछ नहीं छिपाऊंगा, सब कुछ साफ साफ कह दूंगा। इसके बाद भी अगर वो लोग रिश्ता चाहेंगे तभी बात आगे बढ़े। हम सब आपके बारे में जानते हैं। प्रगत बेटी तुम? हाँ रशीद भाई, मैं। और ये तुम्हारे साथ सब लोग? इन्हें तो आप जानते हैं, यह है जफर मियाँ। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इनके वालिद हैं अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। और ये इनकी अम्मी, और ये है हमारे ईसा भाई और मूसा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए ना। हाँ जी, माफ कीजिए, मेरा घर छोटा है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप भी, दिल बड़ा होना चाहिए जफर मियां, घर तो छोटा बड़ा सब चलता है। अरे बानो, कुछ खातिरदारी तो करो इनकी। अब आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रशीद भाई, कुछ दिन पहले मैं जफर भाई का रिश्ता लेकर आई थी आपके पास, लेकिन आपने उस वक्त इनकार किया था क्योंकि आपने सबा का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। हाँ प्रगति, मैंने इनकार किया था, मगर अब वो रिश्ता मुझे मालूम है, लेकिन आज भी हम अपनी बात पर कायम हैं। और आपने कहा था कि मैं अपनी अम्मी और अब्बू को लेकर आऊं, तो मैं ले आया। हाँ मैंने कहा था, और वो मैंने इसलिए कहा था कि हम जिस तरह के लोग हैं वो सारी दुनिया जानती है। मैंने जो कुछ भी किया, मैं नहीं चाहता कि उसकी सजा मेरी औलाद को मिले, इसलिए मैं अपने बारे में और अपने खानदान के बारे में सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद भी अगर आप लोग ये रिश्ता मंजूर करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। रशीद भाई, हमने आपके बारे में सब कुछ जान लिया है, और सब कुछ जानने के बाद ही हम अपने बेटे का रिश्ता आपके घर लेकर आए हैं। देखिए अहमद भाई, मेरी बात का आप बुरा मत मानिए। मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं कि आप हर बात को अच्छी तरह से सोच समझ लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। हाँ, हमारी बेटी के हाथ पीले हो जाए, इससे बढ़कर खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मगर शादी के बाद हमारी बेटी या हमारे घर के बारे में। देखो बहन, हमने बड़ी सोच समझ कर ये फैसला किया है और तुम्हारी बेटी को मांगने आए हैं। दुनिया वाले तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम तो बस सिर्फ इतना जानते हैं
कि इस घर के कितने एहसान हैं हम पर। एहसान? कैसा एहसान? हाँ, ऐसा एहसान जो किसने कभी किसी पर नहीं किया हो। सनोबर बेटी हमारे जफर मियाँ के बड़े भाई अब्बास के साथ ब्याही हुई है। अब इसे हालात की बदनसीबी कहिए या हमारी, सनोबर और अब्बास दोनों नम्रता के चंगुल में फंसे हुए थे और फरीदा भी वहीं पर थी। उसने अपनी जान पर खेलकर उन दोनों को नम्रता के कैद से बाहर निकाला है। हाँ बहन, आप नहीं जानती कि हम तो अपने बेटे और बहू दोनों को खो चुके थे, और वो फरीदा जिसने हमें हमारे घर की खुशियां लौटा दी, कैसे भूल सकते हैं ऐसे एहसान को। लेकिन अहमद भाई, आप तो जानते हैं लोग मेरे और मेरी बेटी सबा के बारे में। रशीद मियां, अब आप भी क्या पुरानी बातें ले बैठे हैं। इस दुनिया ने तो किसी पीर पैगंबर को भी नहीं बख्शा है, हमेशा दूसरों पर उंगलियां ही उठाई हैं। और हम जानते हैं आपके बारे में, आपका दामन बिल्कुल पाक साफ है, और सबा बिटिया का भी दामन एकदम पाक साफ है। बल्कि हकीकत तो ये है कि सबा और जफर मियाँ एक दूसरे से प्यार करते हैं। लाहौल बिला कुवत। चौकी मत मौलवी साहब, मैं सही कह रहा हूं, वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। प्रगति बेटी, मेरा ख्याल है ये फिजूल की बातों में वक्त जाया ना किया जाए और मुद्दे की बात पर आ जाए। ईसा भाई, बुजुर्ग तो आप हैं, ये काम तो आपको करना चाहिए। लो सुनो भाई, बुजुर्ग इंसान अक्ल से होता है, ना कि उम्र से। और मुझे पूरा यकीन है कि अक्ल में तुम हमारी भी बुजुर्ग हो। बात शुरू करो। आंटी, रशीद भाई, हम सबा का हाथ मांगने आए हैं डॉक्टर जफर के लिए। वाह परवेज बेटी, आज तुमने ये रिश्ता जोड़कर मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि अपनी तकदीर पर यकीन ही नहीं। रशीद भाई, नसीब तो बेटियों का होता है। ये रिश्ता सबा की नेकियों का इनाम है। अब हम सब सबा से मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। लेकिन प्रगति बेटी, आप सब लोग इस तरह अचानक आ गए, हम इस बात के लिए तैयार भी नहीं थे। मुझे सबा को तैयार करना पड़ेगा। अरे इसकी क्या जरूरत है, सबा सिर्फ आपकी बेटी नहीं, वो हमारी भी बेटी है। हम उसे घर से बहू बनाकर नहीं, बल्कि अपनी बेटी बनाकर ले जाएंगे। हाँ आंटी, हम सब घर के ही लोग हैं। सबा जो भी हालत में है, हम उससे मिलना चाहते हैं। बल्कि मैं उसे लेकर आती हूँ। बैठिए आप लोग, बैठिए। बैठिए बैठिए, तशरीफ। सबा, आखिर तेरे जफर मियाँ के साथ तेरी शादी तय हो गई। अरे तू रो क्यों रही है? जब से इसने खबर सुनी है तब से इसके आंसू नहीं रुक रहे हैं। और तेरे भी आंसू रुक नहीं रहे। तू क्यों रो रही है? प्रगति, ये तो खुशी के आंसू हैं, ऐसी खुशी जो जिंदगी में पहली बार देखी है मैंने। अब तुम दोनों अपने आंसू पोंछ लो, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो चलो। आओ। अहमद भाई, आंटी, सबसे पहले इससे मिलिए जिसकी वजह से आज ये खुशी का दिन हम देख रहे हैं। ये फरीदा है। भाई, हमने फरिश्ते का सिर्फ नाम सुना था, देखा नहीं था। बहन, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का अजर देगा। फरीदा बेटी, हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। और ये है हमारी सबा। अब कहिए नजमा आंटी। हमने तो पहले ही कहा था, इसे हम अपनी बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर जाएंगे। ये तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। हमें पसंद है। बहन, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि मेरी सभा सबको पसंद है। लेकिन मैं ये कहने के लिए मजबूर हूं कि मेरे पास दिल दिलाने की
रशीद भाई, ये देने दिलाने की बात कहां से आ गई? हमें सभा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप हाँ कह दीजिए। अहमद भाई, मेरी तरफ से तो हाँ है। मौलवी साहब, आपका क्या कहना है? भाई रशीद मियाँ, इन लोगों को देखकर हमारी तो जबान पर ही ताला पड़ गया। भला सभा बेटी के लिए इनसे अच्छा रिश्ता और क्या हो सकता है? लीजिए अब तो मौलवी साहब की रजामंदी मिल गई। भाई नेक काम में देरी कैसे। रशीद मियाँ, मेरे ख्याल से ये निकाह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों की मर्जी। मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक भाई मुबारक हो। कादिर साहब आ गए, सब लोग तैयार रहिए। अस्सलाम वालेकुम, इजाजत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मुसम्मात सबा खातून बिन्ते मास्टर अब्दुल रशीद साहब, मैं आपको बाएवज 1,07,86 रुपए सिक्का राजुल वक्त मेरे मौजल जफर अहमद इब्ने मोहम्मद अहमद साहब के निकाह में देता हूँ। क्या आपको कबूल है? कबूल है। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए, मुझे कबूल है, ताकि आपके दोनों साहिबान भी सुन सकें। मुझे कबूल है। कबूल है? मुझे कबूल है। लीजिए, इस निकाहनामे पर दस्तखत कीजिए। शुक्रिया।
इजाजत है? जी हाँ, इजाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। जनाब जफर अहमद इब्ने मोहम्मद साहब आपको बाएवज 1,07,86 रुपया सिक्का राजुल वक्त मेरे मुअज्जल मुसम्मात सबा बिनते मास्टर बाएवज 1,07,86 रुपया सिक्का राजुल वक्त मेरे मुअज्जल मुसम्मात सबा बिनते मास्टर अब्दुल रशीद के निकाह में देता हूँ। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। ये आप दवाई है लाइट लीजिए दुआ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى ال حق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم आमीन मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो अपने शौक में क्या हो गया घर में मुबारक हो बस भाभी जान बस
फरीदा, आज मेरी बेटी विदा होकर चली गई और ये सब तेरी वजह से हुआ है फरीदा। तेरे एहसानों ने मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर दी। फरीदा, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। मेरी बेटी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है, लेकिन हमें अफसोस है फरीदा, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सके। नहीं भाभी, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आप नहीं जानती कि मैंने कितने बरसों से इस तरह की जिंदगी गुजारी है। मैंने लड़कियों को दुल्हन के लिबास में सजते संवरते तो देखा है, मगर वो बेबस लड़कियां कभी भी विदा होकर ससुराल नहीं गई। वो मजबूर और बेबस लड़कियां रुसवाई और बेइज्जती की चलती हुई आग में झोंक दी गई। कहने को तो उनके जिस्म में लाल जोड़ा होता था, मगर भाभी वो तो उनकी इज्जत का कफन होता था। और ये सब करवाने वाली थी नम्रता। भाभी, आज मैंने पहली बार किसी लड़की को इज्जत के साथ घर से विदा होते हुए देखा। आज मैंने महसूस किया कि औरत की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, औरत की इज्जत क्या होती है, उसकी आबरू क्या होती है, नेकी क्या चीज है, शराफत क्या होती है। भाभी, आज मैं अपने आप को सबसे खुशनसीब औरत समझ रही हूँ। आज मुझे वो इज्जत, वो दर्जा मिला है जो कि शरीफ घरानों की औरतों को मिलता है। भाभी, आज आपकी ये फरीदा भी शरीफों के बीच उठने बैठने लायक हो गई। आज मेरा भी रिश्ता शराफत से जुड़ गया है। आज मैं भी रशीद मास्टर की बहन, बानो की ननद और सबा की बुआ कहलाने लायक हो गई। भाभी, सच पूछो तो भाभी, आज मैं भी दुल्हन बन गई। शराफत की मेहंदी से मेरे हाथ भी लाल हो गए। बदनामी के नेक द्वार से गुजरकर मैं नेक नामी के ससुराल पहुंच गई। भाभी, हाँ, सच, हाँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मोती अंकल, आप? हाँ, मैं। आइए ना। भाई, तुमने तो घर आना जाना ही छोड़ दिया। दुनिया का कायदा तो यही कहता है कि मैं भी तुम्हारे पास आना छोड़ दूं, मगर ये तो हो ही नहीं सकता। मीना मेरी बेटी है और राजेश को भी मैं बेटे से कम नहीं समझता, और तुम उन दोनों की दोस्त हो, तो फिर तुम भी मेरी बेटी हो गई। तो फिर मैं तुम्हारे पास आना कैसे छोड़ दूं? अब आप मुझे और कितना शर्मिंदा करेंगे? बेटी, औलाद को माँ बाप शर्मिंदा नहीं करते, बल्कि उसे सबक देते हैं कि बेटी, अब तक कर ली है गलती, आइंदा मत करना। मोदी अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो, तुम्हें एहसास तो है अपनी गलती का। अब मुझे माफ कर दीजिए और बैठिए ना, बैठिए। चलो, माफ भी किया और बैठ भी गया। अच्छा, ये बताइए क्या लेंगे आप? ठंडा, चाय, कॉफी? अरे हाँ, मैंने तो सुना है तुम्हारे ऑफिस की कॉफी ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विदेश में भी मशहूर हो गई है, तुम्हारे डिजाइन की तरह। अभी कॉफी पिलाती हूँ। 2 कॉफीज प्लीज। थैंक यू। बेटी, कॉफी तो मैं पी ही लूंगा, मगर आज मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम के लिए आया हूँ। कहिए मोदी अंकल, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपनी जगह पर बैठना है और सुनना है। लो, मैं बैठ गई और सुनने के लिए तैयार हूँ। प्रगति बेटी, वैसे तो लोग गम में अपनी दास्तां सुनाते हैं, लोगों को इसलिए सुनाते हैं कि उनका गम हल्का हो जाए, मगर आज
ना तो मुझे कोई गम है और ना ही मैं दुखी हूं, बल्कि आज मैं बहुत खुश हूं और इस खुशी के मौके पर अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूं। तो कहिए ना। बेटी, बरसों पुरानी बात है, जब मैं इस शहर में आया था काम की तलाश में। अजनबी था मैं इस शहर के लिए, जेब में पैसे नहीं थे, रहने को जगह नहीं थी, बस एक उम्मीद थी काम करने की, रात दिन मेहनत करने की। यूं समझ लो कि अपनी जिंदगी को मेहनत की भट्टी में झोंक दिया था मैंने और उसका फल मिला मुझे। ये कारोबार शुरू हुआ, मैं पैसा कमाने लग गया, इतना कमाया कि मैंने अपना घर लिया, फिर शादी की, एक बेटी हो गई। फिर मेरी खुशियों को थोड़ा सा ग्रहण लग गया। जीवन साथी छूट गया मुझसे। मीना की मां मेरा साथ छोड़कर चली गई। मीना उस वक्त बहुत छोटी थी। एक बाप को इतनी छोटी बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल था। फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। पुराने गम भूल गया मैं। मेरी बेटी बड़ी हो गई। फिर एक दिन एक ऐसे गम ने थप्पड़ मारा मेरे मुंह पर, मेरा दिल डूब गया। मुझे पता चला कि मेरी इकलौती बेटी मीना के दिल में सुराग है। मैं उसकी जिंदगी की दुआएं मांगने लगा। तब मेरी जिंदगी में, मेरी क्या मीना की जिंदगी में दो फरिश्ते आए, डॉक्टर अनिल और राजेश। डॉक्टर अनिल की दवाओं ने उसे नई जिंदगी दी। राजेश की दोस्ती ने उसे जीने का हौसला दिया, उसके उदास चेहरे को हंसी दी। मैं तो अकेला आया था, मगर भगवान ने मुझे नए रिश्ते दिए, नए दोस्त दिए। बेटी, तुम भी उन्हीं में से एक हो। फिर तो एक बाप की जिम्मेदारी का बोझ मेरे सर पर आ गया, वो जो हर बाप को करना पड़ता है, अपनी बेटी के हाथ पीले करना। बेटी, इस बात की खुशी भी होती है और गम भी। खुशी तो इसलिए कि अपनी बेटी की शादी हो रही है, और गम तो अपनी बेटी के बिछड़ने का। बेटी, तुम्हें तो मालूम है कि अनिल अमेरिका जा रहा है। यही तो हमारे सामने समस्या थी, लेकिन अब वो समस्या खत्म हो गई। अब अनिल अमेरिका अकेले नहीं जाएगा, मीना भी उसके साथ जाएगी, मगर शादी करने के बाद। तो ये बताइए कि इस शादी में मुझे क्या करना होगा? अरे मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है मुझी को करना है। ये लो। अंकल, क्या हुआ? ये क्या है? ये तो आप तो कह रहे थे कि अनिल और मीना की शादी होने वाली है। हाँ, तो मैंने गलत तो नहीं कहा था। लेकिन ये तो राजेश और मेरी एंगेजमेंट का कार्ड है। वो तो है। देखो, जब तक तुम्हारी और राजेश की एंगेजमेंट नहीं होती, ये शादी भी नहीं होगी। वही तो शर्त थी उनकी, और तुम्हारे आश्वासन पर ही मैंने ये शादी तय की है। पहले तुम्हारी एंगेजमेंट होगी। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ये सब कार्ड्स छुपाने की क्या जरूरत थी? कमाल करती हो। अरे मोदी की बेटी हो तुम। कोई भी काम मामूली ढंग से नहीं होगा, जो भी होगा धमाके के साथ होगा। कहो, कैसा लगा कार्ड? बहुत अच्छा कार्ड है। तब तो तुम्हें ये कार्ड भी अच्छा लगेगा। ये लो। अनिल और मीना का कार्ड। हाँ। शादी की तारीख 15 अगस्त को तय हुई है। जी हाँ।
14 अगस्त को एक बेटी की सगाई और 15 अगस्त को दूसरी बेटी की शादी। क्या हुआ? नहीं, काम में मैं इतनी उलझी हुई थी कि मैं ये सब भूल ही गई थी। बेटी, भूलना अच्छी बात नहीं है, याद से ही दुनिया आबाद है। कॉफी है। कॉफी। मोदी अंकल, ये फरीदा है, हमारी केटरिंग इंचार्ज। अच्छा, तो आप ही है जिनकी बनाई कॉफी के चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी है। आदाब। नमस्ते। ये कार्ड कैसे प्रगति? मैं बताता हूँ। एक कार्ड तो है मेरी बेटी मीना और अनिल की शादी का। शादी मुबारक हो। और ये दूसरा? दूसरा तो है सगाई का। ओ, सगाई किसकी? वो प्रगति और राजेश की। क्या? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। प्रगति, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अरे ऐसे नहीं, अब तो पूरे शहर में मिठाई बांटेंगे, जश्न होगा, बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की सगाई करेंगे, तुम देखते रहना। जानती हो प्रगति, अगर तुम्हारा फोन और 2 मिनट लेट आता ना, मैंने अपना खाना खा लिया होता और मैं शानदार डिनर से महरूम हो जाता। डिनर पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इस डिनर की वजह नहीं जानना चाहते? वजह? भाई, डिनर की भी कोई वजह होती है क्या? और वैसे भी ये पहली बार तो नहीं है कि हम साथ साथ डिनर ले लें। इस डिनर की एक खास वजह है। बताइए, क्या वजह है? ये देखो। तो क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया है?